औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेलिस का एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होता है इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होता है और ये मेम्ब्रेन जो है ये फ्लैटेंड होते हैं। फ्लैटेंड हम यूँ कह सकते हैं कि ये स्मूथ होते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये सेक के इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन मौजूद होता है और बेसिकली इन सेक्स को सेस्टर्नी कहा जाता है। अब आप जहन में ये आता होगा कि सेक्स किसे कहते हैं। सेक्स हर उस चीज़ को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो और अंदर खाली हो। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स होते हैं और ये मेम्ब्रेन जो है जिस तरह बाकी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाई कंपोजिशन जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से बना है, उस तरह ये मेम्ब्रेन भी प्रोटीन और लिपिड से फास्फोलिपिड से बना हुआ होता है। बेसिकली ये सेस्टर्नी जो है ये सेक्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क इन्होंने बनाया होता है। इसका एक तरफ अगर आप देख रहे हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, जबकि दूसरा तरफ जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ मौजूद होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली ये मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेक्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जबकि दूसरे को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। बेसिकली स्ट्रक्चर के लिहाज से ये इस तरह होता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच हो तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। बेसिकली राइबोसोम भी स्मॉल ऑर्गेनेलिस हैं जो कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस को रफ बनाते हैं। इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम इसके सरफेस के साथ यानी इसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है। अब जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इसका काम लिपिड फॉर्मेशन होता है, यानी जो फास्फोलिपिड होता है वो यहाँ पर इसकी सिंथेसिस होती है। अजीज़ तलबा, ओवरऑल जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये हुआ कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये हुआ कि ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं। तीसरा इसका एक काम जो है वो ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी न्यूक्लियस में जब को न्यूक्लियस से जब मैसेंजर आरएनए आता है तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये प्रोटीन सिंथेसिस या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब लिपिड सिंथेसिस होती है तो ये यहाँ पर स्टोर होती है। कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इसके ज़रिए सेल के दूसरे हिस्सों में इन मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल भी इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि ये इंटर कनेक्टेड चैनल्स हैं। इसके अलावा ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी मुहैया करता है, यानी चूँकि ये मेम्ब्रेन से बना होता है तो ये इंटरनल साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करता है और उसको कलेप्सिंग से रोकता है। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इस न्यू मेम्ब्रेन भी बनाता है, यानी जब एक सेल से दो सेल डेवलप होते हैं तो जो नया सेल मेम्ब्रेन बनता है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बनने में हेल्प करता है। इसी तरह हार्मोन्स और मसल्स हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोन क्या है? बेसिकली ये वो केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंसुलिन एक
हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर हम देखें ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखता है। तो बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस किस्म के हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है और मसल्स के कंट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। यानी जब हम मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट में मसल की कंट्रैक्शन होती है और ये मसल कंट्रैक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। तो ये तो था हमारा आज का फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो राइबोसोम। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा कि राइबोसोम जो है जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी राइबोसोम या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है या तो ये साइटोप्लाज्म में स्मॉल ग्रेन्यूल्स की शक्ल में, छोटे छोटे दानों की शक्ल में सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो अगर हम कहें कि राइबोसोम जो है ये स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं, ग्रेनुलर ग्रेन्स की तरह, छोटे छोटे दानों की तरह, जो कि प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक दोनों सेल में मौजूद है। अजीज तलबा, आप ये बात याद रखें कि राइबोसोम वो वाहिद सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि यूक्रियाटिक सेल में भी मौजूद होता है और प्रोक्रियाटिक सेल में भी मौजूद होता है। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें पता चलता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। यानी जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, इस तरह इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता। अलबत्ता ये दो स्मॉल यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम लार्ज सब यूनिट के कहते हैं, दूसरे को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं। आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। बेसिकली अगर हम देखें तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन से और RNA से बनता है। यानी कहते हैं कि इसमें 50% प्रोटीन होता है, 50% RNA होता है। तो इसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। और ये जो है ये बेसिकली न्यूक्लियोलस में बनता है। आप लोग को अगर याद हो तो हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि स्मॉल राउंडेड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डार्क इन कलर होते हैं। तो बेसिकली ये वहाँ पर बनते हैं और फिर वहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में आते हैं। दो सब यूनिट की शक्ल में, एक लार्ज सब यूनिट होता है, दूसरा स्मॉल सब यूनिट। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो बेसिकली उसका फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं कि जब DNA से मैसेंजर RNA बने और ये मैसेंजर RNA जो है फिर साइटोप्लाज्म में आए। तो बेसिकली मैसेंजर RNA जब साइटोप्लाज्म में आता है तो ये राइबोसोम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो फिर ट्रांसफर RNA क्या करता है, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड लाता है यहाँ पर और इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस जो है अमल में आती है। यानी RNA और ये राइबोसोम्स मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन स्टेप होता है और दूसरा ट्रांसलेशन सेकंड स्टेप। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप ये तफसील के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अपनी बात जहन में याद रखें कि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स और RNA जो है ये इन्वॉल्व होता है। जब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट। और ये दो यूनिट जो हैं ये मैग्नीशियम आयंस की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब जब हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये 80S यूक्रियाटिक सेल का इसका साइज़ है और 70S प्रोक्रियाटिक राइबोसोम का साइज़ है। अब S जो है बेसिकली ये स्यूडबर्ग यूनिट है। यानी बेसिकली ये अगर हम देखें तो उस लिहाज से साइज़ नहीं है। स्यूडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन का एक प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन हम क्या कर सेडिमेंटेशन रेट हम किसे कहते हैं कि जब हम सेल ऑर्गेनेलिज को, एक ऑर्गेनेलिज को दूसरे ऑर्गेनेलिज से जुदा करते हैं तो इसके लिए हम एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है। वो जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लेबॉर्ट्रीज में जब हम ब्लड ग्रुप करते हैं तो हम ब्लड को, जब ब्लड सैंपल को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो एक मशीन उसको सर्कल फॉर्म में घुमाता है, जिसकी वजह से
जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, बड़े सेल होते हैं, और जो प्लाज्मा वाटर होता है वो सस्पेंडेड फॉर्म में ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह जब हम सेल को हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड करें, उसको सोल्यूशन में डालें और उसको घुमाएं उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो लार्जर यूनिट हैं वो बैठ जाते हैं पहले, और जो स्मॉलर यूनिट होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। फिर जब हम उसको मजीद स्पीड देते हैं तो फिर जो दरमियाने सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बैठ जाते हैं, उसको हम फिर अलहदा करते हैं, और आखिर में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आखिर में रह जाते हैं। तो सबसे फाइनल स्पीड्स उसको हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये सेल ऑर्गेनेल्स हम जुदा कर सकते हैं। तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल को हम ATS सीडबर्ग यूनिट पर हम उसको घुमाते हैं, और ये उसकी सेडिमेंटेशन रेट है। और उसी तरह प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है इसको हम 70S पर घुमाते हैं। तो अगर हम यूँ कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है ये साइज में लार्जर है, ये पहले सेडिमेंटेशन में बैठ जाता है, इसको हम अलहदा कर सकते हैं, और 70S उसके बाद। तो ये इसका बुनियादी तौर पर साइज है। अब इसकी तादाद की बात जब होती है तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, यानी मुख्तलिफ सेल्स में इसकी तादाद मुख्तलिफ सेल होती है। अगर हम बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो तकरीबन 1000 राइबोसोम्स पर सेल्स मौजूद होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जब हम इसकी साइज़ की बात, डायमीटर की बात करते हैं, ये कितनी जगह घेरता है, तो ये 20 नैनोमीटर जगह घेरता है। नैनोमीटर जो है ये एब्रीवेशन है 10⁻⁻⁹ की, और फंक्शन हम जानते हैं, पहले भी हमने कहा कि राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। तो बेसिकली ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक था जो कि राइबोसोम था। इसमें ज़रा सा ये इसकी साइज़ की बात में ये बात टेक्निकल है, इसको आप समझें। इंशाल्लाह अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।